स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्यन रूप फॉर्म में, जिसमें आप लगातार मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं क्रैमर रूल। ये क्या है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था कि रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका मैट्रिक्स मेथड से। याद करिए, हमने पिछले क्लास में जो हमने अपलोड किया है वीडियो, वो लिखा गया था सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी आव्यूह मेथड से रैखिक समीकरण के निकाय का हल। हम रैखिक समीकरण का हल ही निकालना चाहते हैं, लेकिन किस मेथड से? तो डिटरमिनेंट मेथड से। और डिटरमिनेंट मेथड से समीकरण का हल निकालने का पहला बार नियम दिया था क्रैमर ने। इस वजह से इसको क्रैमर का नियम भी कहा जाता है, क्रैमर रूल कहा जाता है। आइए हम उसी के बारे में शुरुआत करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार इसको पढ़ें, हम बात एक साथ करते हैं, कभी आप नहीं भूला पाएंगे। बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिए। क्रैमर रूल के द्वारा ही लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालने जा रहे हैं डिटरमिनेंट मेथड से। और डिटरमिनेंट मेथड से रैखिक समीकरण को हल करना ही क्रैमर रूल कहलाता है। आइए बतलाते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण हमने ले लिया है। a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। यहाँ a1 ध्यान दो, वेरिएबल यहाँ दो ही है, x और y। a1 b1, x का कोफिशिएंट a1, x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b1 b2 इधर कांस्टेंट है। हमें x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे d बराबर क्या? ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग मैट्रिक्स में निकालते थे वैसे ही x का जो कोफिशिएंट है कॉलम वाइज, वैसे ही कॉलम वाइज लिख देना है, यानी a1 a2। y का कोफिशिएंट है b1 b2, ये हो गया d। उसके बाद दो चीज और निकालना है, dx और एक चीज निकालना है dy। क्लियर हो जाएगा। अच्छा, dx क्या है हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर dx हम निकालना चाहते हैं दो गुना दो ऑर्डर के डिटरमिनेंट में, तो ध्यान दीजिएगा करना क्या होगा, x वाला को यहां से झाप देना है। तो x वाला झाप दीजिए, यानी a1 a2 झाप गया, a1 a2 खत्म हो जाएगा। उसके बदले में जो बराबर के तरफ लिखा हुआ है उसको लिख देना है। बराबर के तरफ कितना लिखा हुआ है? c1 c2। ध्यान दो, सिर्फ dx वाला में x वाला को झांकना है, यानी x का कोफिशिएंट हटा देना है, बाकी y के कोफिशिएंट में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। b1 b2 जस के तस। dy वाला में y का कोफिशिएंट झांक देना है, यानी x का कोफिशिएंट सेम रहेगा a1 a2। b1 b2 यहां से खत्म हो जाएगा, y का कोफिशिएंट नहीं रहेगा, उसके जगह पर बराबर वाला यानी c1 c2। और इस प्रकार से यहां बाय क्रैमर रूल क्रैमर रूल के द्वारा बताया जाता है कि अगर आपको x का मान निकालना है तो dx जो हल करके आवेगा उसको d से भागा दे दीजिए, और dy जितना हल करके आवेगा उसको भी d से भागा दे दीजिए। अब भागा दे करके जितना आता है वही आंसर हो जाना है आपका। आइए हम इसको सीखते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल देखें, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, x प्लस 5y इक्वल टू 9। आइए हम इसको बतलाना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम x और y का मान निकालना है। तो d बराबर पहले लिख लेना है, x का कोफिशिएंट कॉलम वाइज, तो x का कोफिशिएंट यहाँ 2 और यहाँ 1, तो 2 1। फिर y का कोफिशिएंट 3 5, 3 5, d हो गया। उसके बाद dx, तो dx बराबर किसको लिखना है? तो x वाला को झाप देना है। x झप गया तो 2 1 भी झप गया, उसके जगह पर बराबर वाला, तो बराबर वाला 7 9 है ना। x के जगह रखा गया 7 9। y का सब भी कुछ करना है नहीं, जस के तस dx है तो x वाला के साथ ही झापना है, x वाला को हटा देना है। ऐसे कर लिखाया है तो x वाला हट गया, उसके जगह पर बराबर वाला आ गया। अब 3 5 3 5। अगर dy कोई कह रहा है तब की बार में x वाला को कोई प्रभावित नहीं करेगा, x जैसे है वैसे ही रहेगा। x वाला कितना? 2 1।
बाई वाला खत्म कर देना है, बाई के साथ 3 5 आ रहा था तो इसको खत्म कर देना है, उसके जगह पर 7 9 बराबर वाला 7 9। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो यहां से हमारे पास d बराबर आ जाता है 2 गुना 5 10 और -3 बराबर 7। फिर से dx बराबर आ जाता है 7 गुना 5 35 और -27 बराबर में 8। dy बराबर 9 गुना 2 18 -7 बराबर 11। यहाँ से x बराबर dx बटा d, dx 8 और d के जगह 7, x का मान निकल गया। dy बटा d 11 और d के जगह 7, y का मान निकल गया। x और y का मान निकालना काफी आसान हो जाता है, किसी प्रकार से कोई तकलीफ होगी भी नहीं आपको। और हमें पूरा उम्मीद है कि आपको तकलीफ इसमें जरा सा भी नहीं होना है। खाली इतना ही याद रखना है कि dx वाला में x वाला पार्ट हटा देना है और बराबर वाला पार्ट रख देना है, और dy वाला में y वाला पार्ट हटा देना है, बराबर वाला रख देना है। बाकी सोल्व करना 2 गुना 2 ऑर्डर वाला डिटरमिनेंट को सोल्व करना जानते ही हो। x क्या लिखना है तो dx बटा d और y लिखना है dy बटा d। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। तो चलो हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण को छोड़ते हैं और हम सिखाते हैं 3 गुना 3 मतलब वेरिएबल वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे करेंगे। आइए देखते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल, 3 चर वाले रैखिक समीकरण। इसको सोल्व कैसे करेंगे, x y z का मान कैसे निकालेंगे, वही देखना है हमको। तो सबसे पहला काम ये तो लिखा हुआ है a1x + b1y + c1z। अगर 3 चर वाला रैखिक समीकरण है x y z में तो समीकरण में यहाँ 3 ही देंगे। आइए इसको सोल्व करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले d बराबर, तो कुछ नहीं, x का कोफिशिएंट जैसे है वैसे ही a1 a2 a3, फिर y का कोफिशिएंट b1 b2 b3, फिर z का कोफिशिएंट c1 c2 c3। इसके बाद dx बराबर, तो जैसे ही dx बराबर लिखना होगा तो x वाला को हम झाप देंगे, x वाला को झापेंगे, इसका मतलब a1 a2 a3 झप जाएगा और उसके जगह पर लिखाएगा कौन तो बराबर वाला। ध्यान दोगे dx है तो x वाला पार्ट ये है a1 a2 a3, इसको हटा देना है और हटा के लिखना कौन है तो बराबर वाला, यानी d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। dx के बाद dy। अब की बार में x वाला के साथ कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे ही a1 a2 a3, खाली y वाला को हटा देना है। तो y वाला को हटा देना है यानी b1 b2 b3 हटा देना है, उसके जगह पर लिख देना है d1 d2 d3। फिर है y वाला को हटा दिए, खत्म हो गया, b1 b2 b3 उसके जगह d1 d2 d3 लिखाइए गया। बाकी बचा है c1 c2 c3। dy के बाद dz वाला में z वाला हिस्सा हटा देना है, z वाला हिस्सा यानी c1 c2 c3 हटा देना है। तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 हटाना है, उसके जगह लिख देना है d1 d2 d3। अब यहां से x बराबर निकालना है तो क्या होगा वो बता देते हैं। x इक्वल टू dx बटा d, पहले भी समझाए थे, जो भी है x है तो dx बटा d, y है तो dy बटा d, dz है तो बटा में d, d हमेशा बटा में ही, y बराबर dy बटा d और z बराबर भी dz बटा d। d हर हमेशा भर लंबा तो शुक्ला जेड d नीचे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। dx आपको हल करना है पूरा, d को हल करना है, dy को हल करना है, dz को हल करना है और हल करके भागा दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। आइए हम बतलाते हैं आपको इसका एक एग्जाम्पल। आइए एग्जाम्पल देना शुरू करते हैं। ये लिखा हुआ है और हमको यहाँ से चाहिए x का मान, y का मान और z का मान, तीनों का वैल्यू निकालना है। d बराबर x के साथ जो गुना है उसको लिख देना है तो 2 1 2, y के साथ जो गुना है 3 2 7,
और जेड के साथ जो गुना है 5 7 8, डी के बाद dx, तो dx वाला में x वाला खाली गायब कर देना है, ठीक है। x वाला गायब कर दिए तो उसके जगह पर बराबर वाला लिख सकते हो, 11 12 9, बाकी जो जैसे है वैसे ही, 3 2 7 5 7 8, ठीक है। उसी प्रकार से dx dy हो जाएगा, तो बाई वाला में खाली बाई वाला गायब होगा, यानी 3 2 7 गायब होगा, बाकी सेम सेम से 2 1 2, अब बाई वाला के जगह पर बराबर वाला 11 12 9 5 7 8, dz बराबर, पहले x वाला को गायब कर दो, यानी 2 1 2, फिर बाई को 3 2 7, और जेड वाला ये कैंसिल होगा ही होगा, तो 11 12 9। अब इत्मीनान से इसको सोल्व कर सकते हैं, और सोल्व करके x बराबर dx बटा डी, y बराबर dy बटा डी, और z बराबर dz बटा डी कर करके हल कर सकते हैं। आइए बारी बारी से हम आपको सोल्व कर करके दिखाते हैं। ध्यान दिए, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम बैकग्राउंड में सोल्व कर लेते हैं, और सोल्व कर कर करके इसका मान हम डायरेक्ट बता देते हैं, आप इसको हल कर सकते हो। देखो हमने सिर्फ रो एक्सपेंडिंग कर कर करके डी का, dx का, dy का और dz का हमने मान निकाल दिया। आप अपने तरीके से उसको निकाल सकते हो, जैसे क्वेश्चन टेबल रहेगा उस तरह से आपको, लेकिन चारों का निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद x बराबर हमको dx बटा डी करना है, तो -132 और बटा में -33, माइनस से माइनस कैंसिल, अगर कटता है तो काट देंगे, और अगर रह जाता है तो हम फिर रहने भी दे सकते हैं, संभव है जैसे कटेगा वैसे छोड़ देंगे। 3 से जरूर कट रहा है, 3 चौ 12 और 3 चौ 12, 11 से भी कट रहा है 4 बार में, इसका 4 आ जाएगा। फिर है बाई बराबर डी वाई बटा डी, तो डी वाई है 57 और बटा में -33, तो यहाँ से 3 से जरूर काटेंगे इसको 11 टाइम में, इसको 19, तो -19 बटा 11, जेड बराबर में हो जाएगा dz बटा में डी, -54 बटा में -33, यहाँ से 3 से काटेंगे 11 बार में, 3 से काटेंगे यहाँ 18, तो 18 बटा 11 आंसर। इस प्रकार से हम लोग x का मान, y का मान, z का मान बहुत इत्मीनान से निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको मेहनत इसी पर करना है, इसको सोल्व करने पर, और हम डिटरमिनेंट पूरा पढ़ाए हैं तो सोल्व करने में आपको परेशानी होगी नहीं, और अगर सोल्व करने में परेशानी नहीं होती है तो x y z में निकालने में आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं है। चलिए अब हम बतलाते हैं कि अगर कोई रैखिक समीकरण दिया गया है तो हम लोग कहेंगे कि उसका हल कब संभव है कब नहीं है, कब इसका हल एक संभव है, कब इसका हल अनेक संभव है, कब इसका हल संभव नहीं है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। आइए देख लेते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, कुछ नोट की बातें हैं आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको 3 4 वाला रैखिक समीकरण दे दे, 2 4 वाला रैखिक समीकरण दे दे, सबके लिए वही बात है। डी, dx, dy, dz तीनों सब चारों निकाल लीजिएगा। उसके बाद यदि d का मान 0 के बराबर नहीं है तब समीकरण संगत होगा, कंसिस्टेंट होगा, और इसका हल अद्वितीय होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। याद रखना है ये चीज, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। यदि d बराबर 0 है और d1, d2, d3 ये तीनों का तीनों, ये सभी का सभी 0 है, तब इक्वेशन फिर भी कंसिस्टेंट होगा और इसका सॉल्यूशन इनफिनाइट होगा, अनंत हल होंगे इसके। यदि d बराबर 0 है और d1, d2, d3 इनमें से कोई एक ऐसा है जो 0 के बराबर नहीं है, इनमें से कोई जरूरी नहीं कि 2 0 है, वो 0 के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि समीकरण इनकंसिस्टेंट है, यानी असंगत है, और इसका कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव कैसे है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम एक चीज और बतलाएंगे इसमें, अगर सब आपसे पूछेगा कि यह किस तरह का इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है या नॉन होमोजीनियस है, आइए हम उसके बारे में हम 1 लाइन 2 लाइन लिख देते हैं। होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस के बारे में समझ लो।
इक्वेशन होमोजीनियस तब होगा यदि dx dy dz तीनों का तीनों जीरो हो जाए। इससे मतलब नहीं है इसको, dx dy dz अगर तीनों का तीनों जीरो हो गया तो इक्वेशन होमोजीनियस होगा। और नॉन होमोजीनियस अगर dx dy dz इनमें तीनों में से कोई एक भी ऐसा आ जाए कि वो जीरो के बराबर नहीं है तो वह नॉन होमोजीनियस होगा। ध्यान रखना है एक बात को और खास कर करके ये वाला हिस्सा जीरो हो जाए तो आप ऑटोमेटिक कह सकते हो कि वो होमोजीनियस है। चलिए हम यहाँ पर अब खत्म करते हैं क्रैमर रूल को। आगे हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलस हम आपको जरूर पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले लिमिट हम वीडियो डाल चुके हैं, 7 पार्ट डाल चुके हैं। आप लोग लिमिट को एक बार पुनः पढ़ लीजिएगा ताकि हम आगे उसको और बढ़ा सकें। मिलते हैं अगले क्लास में।